ठीक है। ठीक है, तो सेशन चालू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप लोगों को कैसा लग रहा है 12th आके? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? 25-26 अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है आपका स्कूल। फिर क्या मई में छुट्टी रहेगा क्या? मई में छुट्टी रहेगा, फिर जून से मेरे ख्याल से आपका जनवरी समझो। ठीक है, स्कूल का जो सेशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अप्रैल, फिर मई में छुट्टी, और कुछ कुछ स्कूल में मेरे ख्याल से ऑनलाइन या फिर एक्स्ट्रा क्लास जैसा चीज़ भी करवाएंगे। ठीक है, और मोस्टली जो है आपका जनवरी तक का जो है स्कूल चलेगा, उसके बाद पूरा छुट्टी हो जाता है। ठीक है, और सितंबर के अक्टूबर के बीच में, सितंबर अक्टूबर के बीच में आपका मिड टर्म होगा। ठीक है, और मिड टर्म में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ कि 12th में जो है मिड टर्म में 70% से 80% का सिलेबस आ जाता है। ठीक है, 70% का सिलेबस समझो आ ही जाएगा, और आपने को पता ही है कि स्कूल में सिलेबस कितना अच्छे से करवाते हैं, है ना। और उसके बाद फिर नवंबर और दिसंबर में आपका फेस्टिवल्स पूरा चलना शुरू हो जाता है, आपका अक्टूबर से ही लगभग, है ना, दिवाली। और फिर यही टाइम पे आपका रहेगा क्या, वो एनुअल फंक्शन, कल्चरल, ठीक है, दुनिया भर का सब चीज़ें रहेगा, और आपके साथ साथ आपका क्लास भी रहेगा। तो आप समझो कि जो स्कूल में है, स्कूल में आपका ये टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई यहाँ पे नहीं होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये टाइम पे, और दिसंबर में ही आजकल, जैसे पिछले साल में मैं देखा हूँ, दिसंबर में ही आपका प्री बोर्ड भी चालू कर देते हैं इन लोग। प्री बोर्ड डीपीएस में चालू हो जाएगा, एनजीएम में भी चालू हो जाएगा, दिसंबर में प्री बोर्ड, फिर जनवरी में प्री बोर्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कैसे भी करके अपने को मिड टर्म का जो पोर्शन है उतने में ही अपने को, अगर स्कूल 80% सिलेबस दे रहा है, 70% दे रहा है, तो अपने को 90% करके चलना है, क्योंकि अपने को फिर प्री बोर्ड वगैरह भी है। ठीक है, प्री बोर्ड का भी अपने को तैयारी करना है। जनवरी में प्री बोर्ड होगा, फिर दिसंबर में प्री बोर्ड, जनवरी में आपका प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका फिर से सेकेंड प्री बोर्ड चालू होगा, और उसके बाद आपका मार्च में फिर आपका एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स। ठीक है, ये आपके स्कूल का स्केड्यूल रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ाई अपन मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी से कर सकेंगे वो अक्टूबर तक का होगा, या सितंबर तक का जो है आपके पास समय बहुत रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट होगा, ये होगा, दुनिया भर का चीज़ जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बहुत एफिशिएंटली आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करना क्या है फिर ऐसे में? करना क्या है कि अपन अक्टूबर से पहले ही जो है अपन कंप्लीट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ाई अपन यहाँ पे कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, एफिशिएंसी अपने को पूरा एफर्ट जो है अक्टूबर से पहले अपने को करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। कोशिश मेरा भी रहेगा कि अक्टूबर तक का अगर हो सके सिलेबस भी कंप्लीट हो सके तो वो भी अपन कोशिश करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट जो है 90% स्कूल से आगे अपने को रह के चलना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक प्रेमाइज है स्कूल का, ये रहेगा। और प्लीज़, मैं पिछले मतलब 2-4 साल से, जब से इस प्रेमाइज में हम क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तब से मैं देख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को प्रोजेक्ट बहुत पहले दे दिया जाता है। प्रोजेक्ट आपको जून या पहले का भी दे दिया जाएगा, और आप उसको टालते एंड तक लेकर जाते हो। ठीक है, तो प्लीज़ ये नहीं करना है। ठीक है, मैं इस बार आपका प्रोजेक्ट्स भी मैं देखूंगा, उस पर भी मैं वाउच करूंगा, कब किसको प्रोजेक्ट आया है, किसका क्या डेट है, मैं उसका अपडेट भी आपसे लूँगा। ठीक है, तो वो अपने को ये नहीं चाहिए कि भैया फिर साल उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस क्लास रखूं, क्यों हुआ है अभी भी, उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस क्लास रखूं या फिर क्लास बुलाऊं, और फिर आप उस टाइम पे बोलोगे नहीं नहीं सर अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, तो अभी ये है, अभी प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इन अ वे जो है थोड़ा सा मेरा इंटरफेरेंस प्रोजेक्ट वाले चीज़ में भी रहेगा इस बार, मैं आपको ये बता दूं। और आप लोग को ये रखना है कि भैया जैसे प्रोजेक्ट मिल रहा है, धीरे धीरे उस पर डेली का मतलब 15-20 मिनट इन्वेस्ट करते करते उसको ख़त्म करते हुए चलना है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आया
इन्फॉर्म करे, मेरे को इन्फॉर्म करे, या फिर जैसे जैसा भी रहेगा, मैं अगर कुछ हेल्प कर पाऊँ उस पर, जो भी चीज़ हो सके उसको करके चलना है। ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, बात क्लियर है। तो स्कूल में आपका एक तो क्या रहेगा, आपका जो यूनिट टेस्ट जिसको बोलते हैं, क्या यूनिट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट जो बोलेंगे वो होगा। फिर आपका मिड टर्म होगा, फिर प्री बोर्ड, प्री 1 और प्री 2, और फिर एनुअल, सॉरी, और फिर वाइवा भी रहेगा बीच में, वाइवा प्रैक्टिकल्स, और फिर एनुअल। ठीक है, एनुअल में एक चीज़ अच्छा है क्या, कि बहुत लंबा लंबा छुट्टी, बहुत लंबा लंबा गैप आपको मिलेगा, है ना। जैसे अभी जो है इस साल की अगर बात करें, फेब 22 से आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गया था। अगर कॉमर्स वालों के लिए देखा जाए तो फेब 22 को इनका बीएसटी का एग्ज़ाम था। फिर उसके बाद सीधा सीधा इनका एग्ज़ाम था मेरे ख्याल से 11 मार्च को इंग्लिश कुछ था जो भी था। फिर उसके बाद 19 को था, उसके बाद 27, 26 जो भी है। ठीक है, तो बहुत गैप यहाँ पे अपने को मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा से और भी जो है तैयारी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बस गैप में देख लेंगे, उस टाइम पे पढ़ लेंगे, ये रवैया अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मैं भी आप लोग को 1 साल पढ़ाने के बाद आप लोग को मैं भी जान रहा हूँ थोड़ा बहुत कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, किसको कितना मेरे को एफर्ट और डालना है, किसको कितना कैसे समझाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे को भी समझ में आ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली जो है थोड़ा सा और अपन पिछले साल से और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस बार भी जैसे पिछले बार टाइप का आपका प्रैक्टिस क्लास रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में आपका जैसे पिछले बार क्या था कि एक ही फैकल्टी थे जो कि 11 12 दोनों देख रहे थे। इस बार 2 फैकल्टी है, 11th के लिए अलग और 12th के लिए अलग, ताकि क्या है कि उनके ऊपर भी बर्डन ना पड़े और आप लोग के ऊपर भी जो है आपको, आप भी मतलब आपके लिए अवेलेबल रहे वो लोग। ठीक है, ये नहीं कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और जो भी पिछले बार जो भी और चीज़ें सुधर सकते थे वो सब इस बार कोशिश करेंगे अपन और सुधारने का। ठीक है, और क्लास के बारे में अगर मैं बता दूं एक बार कि क्या क्या इस बार क्या रहेगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आपको कोई भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस बार थोड़ा सा अप्रोच मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाने का वो क्या है कि जैसे आज का क्लास भी अपन पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, एक पीडीएफ रहेगा, इस पीडीएफ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ से हम थ्योरी जो भी है, अकाउंट्स भी जो है, अकाउंट्स में भी जितना पोर्शन जो है जहाँ पे याद करने वाला चीज़ रहेगा, जहाँ पे अपने को समझने वाला चीज़ रहेगा, वो सब हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। पीडीएफ आपके पास नोट डाउन रहेगा। ठीक है, क्लास में जैसे कॉन्सेप्ट बुक की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी अपन कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस, उसका पूरा पूरा नोट्स जो है सब कुछ अपने पास रहेगा। ठीक है, क्लास में मान चलो एक क्वेश्चन किए अपन, अब उसके बाद क्लास खत्म होने से पहले आखिरी के 10-15 मिनट में अपन क्या करेंगे, जो भी ये पढ़ाई किए हैं, जो भी अपन ये पढ़े हैं, अपने पास एक कॉपी रहेगा जिसको मैं बोल सकता हूँ कि लेसन कॉपी। आज का लेसन उसमें आपको लिखना रहेगा, आज आपने क्या पढ़ाई किया उसमें आपको लिखना रहेगा बिना देखे। कोई क्लास में हम नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले साल तक अपन बीएसटी वगैरह का नोट्स बना रहे थे, ऐसा कोई नोट्स नहीं बना रहे वाले इस बार। ठीक है, इस बार हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ पीडीएफ से पढ़ेंगे और उसी दिन का चीज़ उसी दिन बिना देखे अपन लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो नोट्स बनाएंगे लेकिन आप खुद से बनाओगे, और घर पे नहीं, यहीं पे आखिरी के 10-15 मिनट में जितना भी अपन पढ़े रहेंगे उसके हिसाब से टाइम दिया जाएगा आपको, और प्रैक्टिस क्लास जो भी है उसमें आपको करना रहेगा। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो ये अप्रोच जो रहेगा इसमें क्या रहेगा कि आपके पास डेली आपके लेसन्स आपके पास रहेंगे कि आज मैंने क्या पढ़ाई की, आज मैंने क्या सीखा। ठीक है, आज मैंने ये सीखा भाई। आज अपन जैसे ये अभी पढ़ेंगे, अपन देखेंगे कि क्या मतलब कैसे ये हो पा रहा है। ठीक है, और कुछ चेंजेस रहेगा वो भी अपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक का मैं क्या देख रहा था कि भाई हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप छाप दे रहे हो, घर चले जा रहे हो, और फिर टेस्ट के पहले पढ़ रहे हो, फिर जो है मतलब मेरे को मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, ये वाला अप्रोच करेंगे। समझ में आ रहा है। तो आपके पास एक लेसन कॉपी होगा। ठीक है, एक लेसन कॉपी मतलब 3 समझो या 2 समझो, एक अकाउंट्स का और बीएसटी का एक, और मैक्रो और आईडी का एक। ठीक है, ये पतला सा अकाउंट्स कॉपी जैसा ही रहेगा, ये आपको मैं प्रोवाइड करूँ। एक कॉपी ये हो गया। दूसरा कॉपी रहेगा आपका अकाउंट्स का
अकाउंट्स का एक क्लास वर्क, अकाउंट्स का क्या हो गया देख के भाई प्लीज, ठीक है, अकाउंट्स का क्लास वर्क, ठीक है यार, ये सब तो आप लोग जान ही रहे हो, है नया थोड़ी है। क्लास वर्क, क्लास वर्क में देखो मैंने जैसे अकाउंट्स आप जान रहे हो 3 बुक है, कौन कौन टेक्स्ट बुक ले लिया है अभी 12th का ले लिए हैं, या अगर जो भी सीनियर से भी लिए हो, ठीक है, सीनियर से लिए हो, नया लिए हो, जैसा भी, ठीक है, लिए हो, तो आपको देखने मिला होगा 3 बुक है अकाउंट्स के, एक पार्टनरशिप है, दूसरा आपका शेयर्स है, शेयर्स डिवेंचर्स, और तीसरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो है। तो हम भी अकाउंट्स का क्लास वर्क का 3 कॉपी बनाकर चलेंगे, 3 कॉपी बनाकर चलेंगे, ठीक है, 3 बुक का 3 कॉपी, ठीक है, और एडिशनल लगेगा तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बीएसटी का एक क्लास वर्क, और इको में दोनों चीज का एक क्लास वर्क कॉपी, ठीक है, और इन सब के अलावा टेस्ट कॉपी, एक टेस्ट कॉपी, और इसका एक टेस्ट कॉपी, इसका एक टेस्ट कॉपी, ठीक है। मेरे को इस बार बिल्कुल मतलब ये चाहिए कि भैया आपका नोट्स जो है मेरे को क्लियर रहे, पता रहे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। पिछले बार जैसे नोट्स में आप लोग गड़बड़ किए हो वो इस बार अपने को नहीं करना है, ठीक है। और ये सारे कॉपी जो है ये हम प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको स्टेशनरी का कोई खर्चा यहाँ पे उठाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी एक्स्ट्रा कॉपी लगेगा वो हम देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और अकाउंट कॉपी जैसा ही रहेगा, अभी वो छप के आया नहीं है, नहीं तो आज ही मैं आपको दे देता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में आ जाएगा। और उसके पहले अगर अपन जैसे आज जैसे पढ़ेंगे या कल जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो अपन ये कॉपी जो है ये मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूँ, अदरवाइज़ ये बाकी जो रहेगा वो अपने ब्रांड का रहेगा, बेसिक्स जो है ना अपने जो ब्रांड के बेसिस पे उसको अपन करवा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, बात क्लियर है। तो एक जो है हमारा काइंड ऑफ एक प्रमोशन भी है, और क्योंकि हम धीरे धीरे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनने की ओर जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई अपना खुद का मॉड्यूल रहे, खुद का जो है नोट्स रहे, और भी क्या क्या चीज़ें अपन कर सके वो भी अपन करें, ठीक है। और क्लियर है, ये वाला बात क्लियर है यहाँ तक का। रही बात इसकी कॉन्सेप्ट बुक की, कॉन्सेप्ट बुक भी आपको चैप्टर के एंड पे दिया जाएगा, जैसे आज भी जो अपन पीडीएफ पढ़ेंगे वो भी आपको जैसे चैप्टर खत्म होगा उस टाइम पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नोट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पे देख के छापने वाला काम नहीं करना है, सीखना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया उतार दिए ख़त्म कर दिए चलो घर चलो, ऐसा नहीं, या फिर बीएसटी में 4 चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए लिख दिए घर चले गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इस बार, ठीक है। इस बार आप लोग को मतलब यहाँ पे बैठ के पूरा पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, और उसको लिख कर जाना रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये कहानी रहेगा। और टाइमिंग की बात अगर मैं बता दूं, अभी जो टाइमिंग है अपना जो 4 बजे से है, 4 बजे से देखते हैं कब तक, ठीक है, थोड़ा सा लंबे क्लासेस रहेंगे, मैंने आपको बताया है, क्योंकि अपने को कोर्स थोड़ा सा है ना अक्टूबर, आज ही मैं देखा हूँ एक जन मेरे को इंस्टाग्राम में भेजा है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग क्लास है, वो ऐसा कुछ क्लेम कर रहा है कि 3 महीने में अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स तीनों कोर्स ख़त्म, ठीक है। ऐसा कुछ मैं पोस्ट देखा तो मेरे को थोड़ा सा पहले तो हंसी आया, ठीक है, उसके बाद मैं सोचा कि ऐसे कोचिंग अगर कोई जा रहा है तो उनका क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 3 महीने में संभव ही नहीं है, तीनों सब्जेक्ट जो है 4 सब्जेक्ट जो है तीनों संभव ही नहीं है, ठीक है। ऐसे जो क्लेम्स जो भी कर रहे हैं वो लोग गलत क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और मेरे को जो सिलेबस कंप्लीट करने में, अच्छे से कंप्लीट करने में 9 से 10 महीना लग ही जाता है, ठीक है। तो इस बार हम भी चाह रहे हैं कि वो 9 से 10 महीना ना लग के अपन 7 से 8 महीने में उसको कोशिश करें, ठीक है, 7-8 महीने में। तो जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे क्लास में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है, और उसका रीज़न आप जानते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लास में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसीलिए अपन प्रैक्टिस क्लास भी रखें ताकि जो क्लास जो हम यहाँ नहीं बना पा रहे हैं उधर भी बनाए कम से कम, ठीक है। तो उस चीज़ को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार कि ड्रास्टिकली और थोड़ा सा अपन कम कर सके, ठीक है। तो जो ये सब क्लेम है कि भाई 3 महीने में 4 महीने में सिलेबस ख़त्म वाला, वो थोड़ा सा मेरे को है ना मज़ा नहीं आया, बट ठीक है। तो अभी 4 से रहेगा, 4 से प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करोगे, 4 से हम कोशिश करेंगे 6 बजे तक का क्लास चलने का अपना,
और उसके बाद प्लस प्रैक्टिस क्लास एज रिक्वायर्ड। जितना एक क्वेश्चन अगर बनाना है तो एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक है। तो उस टाइप का प्रैक्टिस क्लास। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्लास में नहीं बैठ सकते हैं प्लीज़ पहले ही मेरे को इंटीमेट कर दे, है ना, वो लोग मतलब घर पे इस चीज़ को करें, ठीक है। सबके लिए मैंडेटरी है, कुछ कुछ लोग जो है अगर वो चाहे तो उनको मतलब ऑप्शन दिया जाएगा ये वाला, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब सर सब बोल दे रहे नहीं सर मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और फिर उनका फिर देखा जाएगा कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर वो लोग प्रैक्टिस क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, टेस्ट हो रहा है वो भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो फिर डबल प्रैक्टिस क्लास करवा देंगे उनका अपन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है, बात क्लियर है। तो स्कूल का कहानी अलग चलेगा भाई, और अपने क्लास का कहानी अलग चलेगा। कुछ कुछ स्कूल है जो मतलब कुछ भी चैप्टर उठा के पढ़ाना चालू कर देते हैं, लेकिन अपन जो है मैं जितना मतलब पिछले एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो अकाउंट्स में अपन चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। एक स्कूल है पिछले साल जो है वो रेलवे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे वो लोग शेयर्ड वेंचर चालू कर दिए थे, तो ये बहुत ही अलग ही चीज़ है। जैसे एमजीएम में ही मेरे ख्याल से बुक 3 शायद स्टार्ट किए होंगे, क्या एमजीएम में ही मेरे को पता है बुक 3 स्टार्ट कर देते हैं, तो अपन लेकिन ये करेंगे। लेकिन वही मेरा कहना है कि मिड टर्म तक सब कुछ जो है सारे स्कूल में जो भी सिलेबस है वो हो जाएगा, ठीक है। मिड टर्म तक का सब चीज़ अपन एकोमोडेट कर लेंगे। क्लियर है, बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्लास कैसा रहेगा इस बार, ठीक है, ये सब चीज़ें। और फिर अपन देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस बार मैं सोच रहा हूँ करने का, ठीक है। टाइम और एनर्जी और आप लोग का पार्टिसिपेशन को देखते हुए वो सब चीज़ें भी अपन करेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें इसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है भाई, सबसे पहला क्या दिख रहा है, सबसे पहला चीज एक्ट, कौन सा एक्ट है यहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ईयर आपको याद रहना चाहिए, 1932 में पार्टनरशिप एक्ट जो है आया था। आज़ाद कब हुआ था भारत देश, 1947, ठीक है। तो 1947 से भी पहले जो है ये पार्टनरशिप एक्ट जो है ये आ चुका है और वही अभी तक चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, इसके अलावा एक नया वर्जन भी आया है पार्टनरशिप का, वो है आपका LLP। LLP अपन पिछले साल भी पढ़े थे क्या, सुने थे, मैं आपको बताया था जो टाइप्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में है ना, सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पार्टनरशिप के साथ में नया जो उसका वर्जन है वो है LLP, इसका एक्ट है 2008, ठीक है। तो ये जानने वाली बात है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये इररिलेवेंट है, हो सकता है कोई MCQ में ये भी आ जाए, ठीक है। तो ये 2 एक्ट का नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। फिर क्या बता रहा है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप का मतलब पढ़ेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या बता रहा है, कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 4 में। ये भी अपने लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है MCQ में ये भी पूछा जा सके। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो है वो दिया हुआ, ठीक है। ये चल रहा है, नहीं चलो, ठीक है। फिर डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर, सॉरी एक मिनट, ठीक है, who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, 4 हिस्से मैंने इसको कर दिया है। पहला क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, कौन जो भी पार्टनर्स एक दूसरे के पार्टनर है करके। दूसरा, हु हैव एग्रीड, ये लोग के बीच में आपस में क्या है, एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट किए हुए हैं क्या, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एक बिजनेस करेंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको शेयर करेंगे, लॉस होगा तो उसको भी शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट्स इंक्लूड्स यहाँ पे लॉस, ठीक है, प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉस, इंक्लूड्स लॉस। अब ये बिजनेस कैरी कौन कर रहा है, कैरीड ऑन बाय ऑल, बिजनेस कौन कैरी कर रहा है, सभी लोग कैरी कर रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बात को अभी कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे पढ़ेंगे, वहां पे फिर से इस बात को अपन
डिटेल में समझेंगे क्या ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो डेफिनेशन, दो तीन चीजें अपन पढ़े अभी तक। क्या भाई, पहला क्या है, पहला आपका एक्ट का नंबर, कौन से साल में पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट हुआ है, 1932। उसके बाद सेक्शन, कौन सा सेक्शन में डेफिनेशन दिया हुआ है, सेक्शन 4 में। और डेफिनेशन के 4 हिस्से, पहला हिस्सा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, दूसरा हुआ एग्रीड, ठीक है, एग्रीमेंट है इनके बीच में टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सभी लोग बिजनेस चला रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम मतलब कोई एक जन बिजनेस चला रहा है लेकिन सभी के बिहाफ में कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला बात क्या बता रहा है, इट इज अ लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म क्या है, एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, जिस भी संस्था का अपना एक इंडिविजुअल पैन होता है तो उसको अपन बोलेंगे लीगल एंटिटी। किस किस का पैन कार्ड बना हुआ है यहाँ पे, पैन कार्ड, पैन कार्ड किसी का नहीं बना हुआ है, बना होगा, पता नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड सबका बना होगा, है ना। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक वगैरह था तो आप गए थे, है ना, फोटो वोटो खिंचाए बढ़िया, है ना, तो कैसे कैसे तो सड़ा सड़ा फोटो भी आया है ना, है ना, तो वो सब चीज़ें हुए। बट पैन कार्ड जो है उसमें आपको ये सब फोटो वगैरह उसमें नहीं लगता, मतलब आजकल नहीं लगता, पहले तो वो भी लगता था। ठीक है, तो पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या, दिया हुआ लिखा है क्या, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है क्या किसी को ये, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ठीक है, ये क्या है, हर एक जो भी व्यक्ति जो है इंडिया में अगर रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, अगर वो यहाँ पे मतलब जैसे एक होता है सिटीजनशिप और एक होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, सिटीजन जैसे हमारे पास क्या प्रूफ है, आधार कार्ड है जिसके बेसिस पे हम बता रहे हैं हम सिटीजन, और हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, आप किस देश के निवासी हो, वो क्या है, वो आपका पैन कार्ड से बताया जाता है। ठीक है, तो कोई भी आपको बिजनेस करना है, अगर आप किसी भी तरीके का इनकम कमा रहे हो तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल जो है वो तो क्या हो रहा है, वो तो पैदा हो जा रहा है, लेकिन फर्म या कंपनी या एचयूएफ ये सब क्या हो रहा है, हम क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी कोई नया चीज़ है, और इससे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को इसका पैन लेना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ये क्या है, एक लीगल एंटिटी है। लीगल मतलब एज अ इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के नज़रों में पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी है, वो एक संस्था है। ऐसा नहीं कि भैया कहाँ है, कोई व्यक्ति दिख क्यों नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनरशिप अगर जो भी ये क्या नाम है, श्री वेंकटेश्वरा जो भी बिल्डकॉन है ना, लैंड डेवलपर्स, ठीक है, ये हमारे जो भी क्लाइंट्स है, ठीक है, तो क्लाइंट है, तो इसमें इनका ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, भैया पैन लेना पड़ता है। पैन लेंगे तो अपन मानेंगे कि हाँ ये भी एक एंटिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने अपना भी पैन डाल दिया हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना फोटो है, मत देखो, ठीक है ना। यहाँ पे पैन जो है, इसमें मैं इसलिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत एक बेसिक फ़र्क है, और बेसिक फ़र्क जो है वो क्या है मैं आपको बता दूँ। ये जो नंबर है ये पैन नंबर होता है, ये पैन नंबर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इंडिविजुअल है और ये एक फर्म है, क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और ये क्या है, फर्म है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्या लगता है, फोटो होगा ये मत बोलना, नंबर से आइडेंटिफाई करना है। पैन नंबर कितने अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसी को पता है क्या, पैन फर्म, पैन में कुछ ऐसा होता है, आइडिया नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। फर्म और इंडिविजुअल में फ़र्क क्या होता है, फोर्थ लेटर, यहाँ पे क्या है, फोर्थ लेटर, यहाँ पे क्या है, एफ है, और यहाँ पे क्या है इसका मतलब, पी का मतलब पर्सन, और एफ का मतलब फर्म। ठीक है, कोई कंपनी होगा तो उसका क्या रहेगा, फोर्थ लेटर सी होगा। ठीक है, अगर एच यू एफ रहेगा तो एच रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो ये बेसिकली एक एंटिटी, लीगल एंटिटी का दर्जा देता है। ठीक है, किसी भी फर्म को। ठीक है, फर्म हो, एच यू एफ हो, कंपनी हो,
समझ में आ रहा है कि भैया आप एक लीगल एंटिटी क्रिएट कर रहे हो तो उस एंटिटी का आइडेंटिटी क्या है भैया, पैन कार्ड। क्लियर है? तो पहला चीज अपन ने क्या यहाँ पे बात किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला, इट इज अ लीगल एंटिटी। ठीक है, रीजन क्या बोलेंगे, रीजन क्या लिखे, बिकॉज इट हैज सेपरेट पैन, डिफरेंट तो नहीं बोलेंगे, सेपरेट पैन फॉर इटसेल्फ। क्लियर है? हाँ, पहला चीज लीगल एंटिटी क्यों, क्योंकि इसका सेपरेट पैन होता है। अब नीचे क्या बता रहा है, बट इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ऊपर क्या पढ़े, इट इज अ लीगल एंटिटी, और नीचे क्या बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट नहीं है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे पार्टनर्स और फर्म जो है दोनों को अलग अलग हम नहीं मानेंगे, पार्टनर और फर्म को एक ही मानेंगे। और उसका रीजन क्या होगा, पिछले साल आप पढ़े हो टाइप्स ऑफ बिजनेस में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में क्या फर्क होता है, बेसिक फर्क क्या होता है, कंपनी और इंडिविजुअल सोल प्रॉपर्टी क्या बेसिक फर्क है, गैस करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जज नहीं करूंगा, आप लोग को याद भी नहीं है तो मैं जज नहीं करूंगा। हाँ बोल बोल, हाँ हाँ क्या, बोलो बोलो। हाँ, लाइबिलिटी, हाँ क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, लाइबिलिटी कैसा होता है, सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी में लिमिटेड है। इसका मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कोई अगर बता दे, जो घाटा होगा वो मालिक को भी झेलना पड़ेगा पूरा, लिमिटेड में, नहीं अनलिमिटेड में, और लिमिटेड में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा कि आप लोग को 11th का चीज़ें थोड़ा बहुत याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बता पाओगे, सिंपल सी बात। ठीक है, ये सब याद नहीं करना, ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, रीजन क्या है भाई, आपका पार्टनरशिप और जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों को एक ही माना जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गया, कौन पैसा देगा, पार्टनर्स पैसा देंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी डूब गया तो, कंपनी डूब गया तो शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे क्या, पर्सनल एसेट्स लगाएंगे क्या, पर्सनल एसेट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सिर्फ बोलेगा कि मेरे बिजनेस में जितने एसेट्स है वो ले जाओ, जितना पैसा तुम्हारा बनता है तुम रखो, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, जैसे मेरा बिजनेस है, मेरा जो ये एकेडमी जो भी चल रहा है, अभी तो खैर ये एकेडमी का नाम भी चेंज होने वाला है, चेंज हो भी गया है। ठीक है, ये भी एक कंपनी बन चुका है अब। ठीक है, अब मैं किसी से मान के चलो लोन लिया, ठीक है, और मान के चलो हम धंधा नहीं कर पाए, धंधा तो नहीं बोलना चाहिए कोचिंग क्लास को, बट स्टिल अगर ये बिजनेस नहीं कर पाए, लोन लिया, लॉस हो गया, तो क्या कोई मेरे घर आ सकता है क्या, कोई मेरे घर नहीं आ सकता। मैं बोलूँगा मेरे क्लास जाओ, जितने आपको एसेट्स दिख रहे हैं सब उठा घर ले जाओ। बोले लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तो 10 लाख रुपए दिया था, आपके एसेट्स तो सिर्फ 2 लाख के। मैं वो सब नहीं जानता, चुपचाप घर जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मेरे को घर से पैसा लाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, क्या हो रहा है, हंसी क्या, किस बात में। ठीक है, क्लियर है। तो रीजन क्या है भाई, रीजन बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, फर्म डूब जाएगा तो पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट्स लगा के पैसा लौटाना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, 2 बात हो गया। पहला बात क्या था, लीगल एंटिटी, दूसरा बात डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा बात क्या है, गवर्न्ड बाय, गवर्न कैसे होता है ये पार्टनरशिप जो है, चलता कैसे है। पहला चीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से चलता है सर, एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स आपने बीच में जो भी एग्रीमेंट किए होंगे उस एग्रीमेंट के हिसाब से काम होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं किए, कभी कभी बिना एग्रीमेंट के भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं किए तो गवर्न बाय एक्ट, कौन सा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट नंबर 1932। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। क्लियर है, बात क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में 3 बातें, पहला बात क्या था, लीगल एंटिटी है, क्यों,
उसका अलग सेपरेट पैन होता है, ठीक है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का जो है लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेगा। और तीसरा बात क्या है, गवर्न कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म? बाय एग्रीमेंट या बाय एक्ट। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाए तो, एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे क्या कि बनाना है? बनाएंगे ही, जनरली बनाएंगे, ठीक है, कंपल्सरी जनरली बनाएंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है हम ना भी बनाए। कब नहीं बनाएंगे? कुछ इलीगल कर रहे हैं, हाँ ठीक बात है, ठीक है। और कब एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे? जब आपको अपने पार्टनर के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है भाई, पूरा पूरा भाई है एकदम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पार्टनर मतलब कोई मतलब बाहर का व्यक्ति हो, आप अपने मम्मी या पापा के साथ भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, दोनों पार्टनर है, तो उसमें तो कोई क्लैश का कोई बात ही नहीं है, तो वहाँ पे बिना एग्रीमेंट के भी काम कर सकते हो। कोई ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही छोटे टर्म के लिए करना चाहते हो, जैसे मान के चलो अभी क्या हो रहा है, मान के चलो रामनवमी आ रहा है, गन्ना बेचेंगे, गन्ना बेचना है सर 2 दिन के लिए, तो अकेला तो काम नहीं कर रहा मैं, एक जन गन्ना लाएगा, एक जन बेचेगा, 2 लोग पार्टनर है, तो क्या एग्रीमेंट करेंगे, पैन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन ये सब करेंगे क्या 2 दिन के बिजनेस के लिए? नहीं करेंगे, ठीक है। बात करते हैं ना, ये गन्ने वाले काम करते हैं यार, गन्ना बेच दिए, गणेश पूजा मूर्ति बेच दिए, है ना, ये सब पार्टनरशिप में किया जा सकता है, ठीक है। छोटे मोटे जो बिजनेस है, डेली वाले जो बिजनेस है, वो सब चीज़ें। बात क्लियर है? पहला बात, ठीक है, गवर्न बाय एक्ट और गवर्न बाय, ठीक है। अब अगला 4th पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट कैन बी, एग्रीमेंट कैन बी, एक मिनट, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ठीक है। ओरल मतलब भाई सिर्फ वोकली आप बातचीत करके आपने जैसे चालू कर, जैसे वही ये सब गन्ना हो गया, ये सब चीज़ें हो गए, बाकी जो चिल्लर टाइप के, है ना। और रिटर्न भी आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये दोस्त जो है थोड़ा सा बदमाश आदमी है, थोड़ा सा लिख के काम करते भाई, है ना, पता चला पैसा वैसा लेके भाग गया, दिक्कत हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? एक तो आप पैन लेना ही पड़ेगा, पैन लेने के बाद एग्रीमेंट बनाते हो, सॉरी एग्रीमेंट पहले बनता है, उसके बाद पैन बनाते हो, और उस एग्रीमेंट को भी आपको किसी जो है सरकारी ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन उसका करवाना होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोसाइटी करके एक होता है हर स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ के रजिस्ट्रेशन जाके करवाना होता है, तो वो कंपलसरी नहीं है, नहीं भी कराओगे तो भी आपका पार्टनरशिप वैलिड माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्या है? 2 और मोर पर्सन्स। एक आदमी पार्टनरशिप कैसे कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा ना भाई, तो ये 2 और मोर पर्सन लिखने की कोई बात ही नहीं था, बट स्टिल ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। और दूसरी बात क्या बता रहा है? ऑल पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट इंग्लिश वर्ड है, और मैं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से वार्तालाप कर रहा हूँ। सहमति, कॉम्पिटेंट, सॉरी रॉन्ग नंबर। बताइए कॉम्पिटेंट। हाँ अंशु बताएगा। सर्च नहीं करना है, मोबाइल वोबाइल अंदर नहीं यार। कॉम्पिटेंट, आर यू कॉम्पिटेंट टू राइड अ बाइक? नहीं। आर यू कॉम्पिटेंट टू वॉक? चल सकते हो, तुम चलने योग्य हो। कॉम्पिटेंट मतलब योग्य होता है, योग्यता, ठीक है। क्या क्या नहीं बोल रहा है? बाइक नहीं चलाते हो क्या? बाइक चलाते हो? नहीं चलाते, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता, क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, आपका कैपेसिटी। तो बता रहा है कि 2 लोग कम से कम चाहिए, और वो 2 लोग कैसे चाहिए? जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सके, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ये कैसे हो सकता है भाई? कोई 2 व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि नहीं करते आप लोग? कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताऊंगा, बोलोगे सर ये था कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हम बहुत किए हैं। डेली लाइफ में बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, नहीं करते हो? कोई दुकान चले गए, पेन खरीद लिए, क्या हुआ वो? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या रहता है?
भैया पैसा दे रहा हूँ, पेन दे रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करते कि पेन लिए लिखते लिखते बिना पैसा दिए भाग गए, ऐसा तो नहीं करते हो ना आप लोग। हाँ, कोई कोई ऑटो चढ़े, कोई बस चढ़े और उतर गए, मतलब पैसा दे के उतरे, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, आप आगे चल के बीकॉम में भी पढ़ोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय एक्ट, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट, आपस में कोई एग्रीमेंट, आप दुकानदार के पास जाते हो, भैया 10 रुपये देते हो, 4 टोक पानी पूरी खिलाता है वो, और एक सूखा भी खिलाता है कि नहीं, एग्रीमेंट है भाई। नहीं खिलाएगा तो, नहीं खिलाएगा तो, पैसा ले लिया और नहीं खिलाया, क्या करोगे, कभी सोचो, कहाँ चल दोगे भाई, घर किसके, बिना बिना पैसा लिए, बिना खाए गुपचुप। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले पैसा दे दिए, अब बोल रहा है आपको नहीं दूंगा, जाओ। हैं, कल खाना ऐसा होगा, मान के चलो कोई, मान के चलो आप मोबाइल खरीदने गए, यूपीआई से पेमेंट कर दिए 40,000 रुपया, उसके बाद बोला क्या हो गया भैया, क्यों खड़े हो आप, भैया मेरा मोबाइल, अरे कौन सा मोबाइल भैया, ऐसा बोलेगा तो क्या करोगे आप बताओ, केस करोगे, केस करो, क्या केस करोगे, क्या, हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक है। जो आपके बीच में एग्रीमेंट, प्लीज प्लीज प्लीज, जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ वो काम वो पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। भैया पैसा ले लिया, बदले में फ़ोन लेने का बात था, फ़ोन आपको दिया नहीं, तो इसको जाके आप कहाँ कहाँ जाओगे, केस करने कहाँ जाओगे, कंज्यूमर कोर्ट, और कहीं, और कहीं पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाओगे, कंज्यूमर कोर्ट भी ठीक है ना। कोई भी कोर्ट के पास जाओगे तो वो आपको, उसका डिसीजन आपके फेवर में रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। आपने पैसा दे दिया, आपको फ़ोन दिया नहीं है, डिसीजन आपके फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा, रहेगा ही रहेगा ना। तो एनफोर्सेबल मतलब होता है कि भैया कोई भी ऐसा काम जो है, कोई भी एग्रीमेंट, जो भी आपका एग्रीमेंट है, जहाँ पे कोर्ट जो है आके आपको इंटरफेयर कर सके और आपको जस्टिस दिला सके, उन सबको अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ऐसे भी एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप अगर गड़बड़ हो गया तो कोर्ट के पास नहीं जा सकते, ऐसे कोई एग्रीमेंट बता सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि फलाने इंसान का हाथ काट के आपको दूंगा और बदले में मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। अब मैं हाथ काट के उसके पास चले गया, अब मैं पैसा मांग रहा हूँ 10 लाख, बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, ये बोल रहा है उसका हाथ काट दो। बताओ कोर्ट जा सकता हूँ क्या मैं, कोर्ट जाऊंगा क्या बोलूंगा, भैया हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हाथ काटूंगा और बदले में 10 लाख रुपए देगा, तो पहले बोलेगा तुम अंदर आओ पहले, है ना। तो ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ऐसे एग्रीमेंट जो कि लीगल हो, लॉफुल हो, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी व्यक्ति किया जा सकता। अब कौन करेगा, 3 टाइप के लोग यहाँ पे बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला क्या बता रहा है, नॉट अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, पागल, हाँ पागल, ठीक है। कोई पगले के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मत कर लो, पार्टनरशिप मत कर लो, ठीक है, क्योंकि वो पगला है, वो अभी कुछ बोल रहा है बाद में कुछ और बोलेगा। जैसे कोई ड्रगिस्ट होते हैं या शराबी होते हैं, वो शराब पी के कुछ बोलेंगे और नशा उतर जाने के बाद बोले ये कब हुआ, है ना। तो उस टाइप के लोगों के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, पहला बात क्लियर है। तो कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट कौन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट चाहिए भैया लोग, हमने को क्या चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, इधर इधर पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भैया अनसाउंड माइंड लोग नहीं चलेंगे, सिर्फ साउंड माइंड लोग। साउंड माइंड मतलब हम सब साउंड है ना यहाँ पे, माइंडफुली साउंड है यहाँ पे, ठीक है। साउंड मतलब ये मत समझो कि आवाज आता है दिमाग से, ठीक है, ये सब मत समझो, ठीक है। साउंड माइंड मतलब क्या बोल सकते हैं, जो कि सेंसेस को समझता है,
ठीक है, स्टेबल है, हाँ ठीक बोल रहे हो। दूसरा क्या बता रहा है, नॉट डिस्क्वालिफाइड। नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब इसको किसी तरह का कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या होता है, कभी कभी अगर मान चलो कोई मुजरिम वगैरह है, वो भले ही वो अपने केस से बरी हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि आप अगले 3 साल या 5 साल तक ये काम नहीं कर सकते। जैसे कंपनीज एक्ट आप लोग जीवन में आगे कभी पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा रहता है कोई डायरेक्टर अगर किसी कंपनी का कोई नुकसान कर दिया है तो फिर वो उसको तो अपन बरी कर देंगे, लेकिन अगले 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप नहीं कर सकता, तो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड है। तो ऐसा कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और तीसरा जो है क्या चाहिए, इंसान क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब, मेजर साहब, मेजर मतलब, मेजर मतलब 18+, ठीक है, एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। आप लोग अभी माइनर हो, तो आप लोग साथ मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ क्या, मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बात समझ आ रहा है। लेकिन आगे एक्ट में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि माइनर्स के साथ पार्टनरशिप किया जा सकता है, ठीक है, माइनर्स के साथ पार्टनरशिप किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता माइनर को, वैसे क्या लगता है आपको, मेजर वर्ड लिख दिया है, माइनर को क्यों एक्सक्लूड कर दिया, क्या लगता है, माइनर को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया? हाँ बोलो बोलो, आपस में नहीं, मेरे को ही बताओ। माइनर भोले होते हैं, भोले होते हैं, ऐसा तो नहीं लगता आजकल के माइनर्स को देख के हैं? माइनर्स, ठीक है, देखो भाई, माइनर लोग जो है उनको बोला जाता है कि भैया आप कुछ हद तक ठीक बोल रहे हो कि मासूम है, इनके पास कोई पावर्स नहीं होते, तो इसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, करोगे भी तो फुलफिल नहीं भी करेगा तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने हर्ष के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ, कि मैं इसको एक गाड़ी बेचूंगा, मैं इसको एक गाड़ी बेचूंगा और बदले में पैसे लूंगा। ये मेरे से गाड़ी ले लिया और गाड़ी लेके भाग ही गया और पैसा ही नहीं दे रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम जो करें, एग्रीमेंट करें हैं, इसको मैं क्या कोर्ट ऑफ लॉ के पास लेकर जा सकता हूँ क्या? बोलेगा तुम अनसाउंड माइंड तो नहीं हो कहीं, माइनर के साथ कैसे कर लिया एग्रीमेंट, ठीक है। क्या हुआ भाई, ठीक है। तो पार्टनरशिप भाई, एक बार वापस से आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, लीगल एंटिटी। दूसरा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा, हाँ, एग्रीमेंट, गवर्न बाय एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट, कौन सा एक्ट, हमेशा बोलना है, ठीक है, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग साथ जी जी लगाते हैं एंड में, वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वो जी है एक्ट के लिए, ठीक है, 1932 आपको लगा कर चलना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या अपन देखे। पहला क्या है भाई, पहला है 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, और कैसे लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब बताया क्या, तीन कैटेगरी है। पहला नॉट अनसाउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, और तीसरा मेजर। फिर एग्रीमेंट कैन बी, मैं आगे नहीं लिखा, क्या लिखूंगा बताओ, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। एग्रीमेंट कैन बी ओरल। बिजनेस जो भी है, बिजनेस कैसा होना चाहिए, ऑलरेडी हम डिस्कस किए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वो हाथ काटने पैर काटने वाला ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग इंक्लूड शेयरिंग ऑफ लॉसेस, ये अपन पहले ही डिस्कस किए, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब लॉस भी शेयर करना, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये बात यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलो, जैसे मान के चलो हम 3 पार्टनर हैं, ये मैं और ये 3 पार्टनर है, ठीक है। क्या बिजनेस कर रहे हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलो कोचिंग क्लास ही चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, हम तीनों टीचर्स हैं, ठीक है, हम तीनों टीचर्स है भाई, ठीक है। मैं तो ठीक ठाक पढ़ा ही लेता हूँ, ये लोग मेरे से अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम तीनों टीचर्स है भाई, तीनों काम कर रहे हैं, ठीक। ये एक तरीके का पार्टनरशिप। दूसरे टाइप का पार्टनरशिप क्या हो गया, हम तीनों पार्टनर है, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ाता है, लेकिन इसने बहुत पैसा लगा दिया बिजनेस में, 10 लाख रुपए दे दिया है, बोले सर एसेट्स डाल दो, ये भी नहीं पढ़ाता, बोले सर मैं बच्चे जुगाड़ के ला दूंगा,
100 बच्चे सर, ट्रक में भर के ला रहे हैं बच्चे हैं। तो तीनों किसी ना किसी तरीके का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तीनों किसी ना किसी तरीके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, ठीक है। ये पैसा दे रहा है, ये बच्चे ला रहा है और मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या हो भाई, ट्रक में भर के ला रहा है, ठीक है। अब एक्टिंग फॉर, ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब अब क्या हो गया, ये दोनों जो है बोल रहे हैं कि ये बोला कि सर मैं बच्चे नहीं लाऊंगा, ये बोल रहा है मैं पैसे नहीं लाऊंगा जो है मेरा। लेकिन इन दोनों का बहुत इज्जत है मार्केट में, इन दोनों का मार्केट में बहुत इज्जत है, गुडविल है। मैं इनको मैं बोला, हंसो मत प्लीज, मजा खराब मत करो क्लास का, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम दोनों मेरे साथ जुड़ जाओ बस, तुम लोग कुछ नहीं करना, पूरा संभालूंगा मैं, ठीक है। मैं ही पढ़ाऊंगा, सब मैं ही करूंगा, तुम दोनों बस जुड़ जाओ। पब्लिक के नज़रों में ये होना चाहिए कि भैया तुम दोनों भी मेरे साथ हो, ठीक है। तो इसमें बिजनेस पूरा कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी पार्टनरशिप का फ़ायदा नुकसान होगा वो ये लोग भी शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? ये लोग भी शेयर करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है? या और भी जैसे अलग टाइप का बिजनेस, मान लो कोई चीज़ से, जैसे ये चेयर्स खरीद के बेचना है हमको, ये खरीद के ला रहा है, ये बेच रहा है, ठीक है। और मैं रजिस्टर में बस लिखता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, कितना आया कितना गया लिख रहा हूँ, ठीक। अब मान के चलो ये खरीद के आया, ठीक है, कहीं से, और पैसा नहीं दे रहा उसको, खरीद के आया है और पैसा नहीं दे रहा है, इससे खरीद के आया, पैसा नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। अब बताओ ये क्या करेगा? किससे मांगोगे? इससे मांगोगे? हम दोनों से मांग सकता है क्या? हम दोनों से बिल्कुल मांग सकता है भाई। लेकिन मजे की बात, क्या हम दोनों इसको पैसा देंगे क्या? कैसे बदमाश लोग हो यार तुम लोग, ये कैसे टाइप का पार्टनरशिप बना रहे हो यार? नहीं दोगे बोल दे रहे हो भैया। तुम तीनों ने पार्टनरशिप बनाया, एक बंदा खरीद के आ रहा है, ये सामान वापस है? नहीं लेके फरार नहीं हुआ, मैं नोट किया था, लिखा मैं है। इसने खरीदा, इससे खरीदा, पैसे नहीं दे रहे, 2 महीने हो गए पैसे नहीं, 6 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे। ये टेंशन में आ गया, भैया क्या चल रहा है यार। इसको फ़ोन लगा रहा है, बोल रहा है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, जैसे मैं अभी नहीं उठा रहा, ठीक है। ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ठीक। और ये एक दिन आ गया, फॉर्म आ गया, भैया अब हम लोग का पैसा दे दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये आ गया फर्म के पास, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम नहीं देंगे? अभी तो आप लोग बोल रहे थे नहीं देंगे हम लोग। आप खुद ही सोचो ना, लॉजिकली सोचो, क्या आप मना कर सकते हो? कैसे मना कर दोगे? भैया ये इसने बोला, किसके लिए ले जा रहा है? घर के लिए थोड़ी ले जा रहा है, किसके लिए ले जा रहा है? फर्म के लिए ले जा रहा है। तो इसके जो भी एक्ट्स है उस सब के लिए मैं लायबल हूं कि नहीं हूं? इसके जो भी एक्ट्स है वो सब के लिए मैं लायबल हूं। इसने किसी को बेचा चेयर, और वो चेयर में बैठ के वो गिर गया, जैसे ही बैठा गिर गया, उसको लग गया चोट, वो आ गया इसके ऊपर केस कर रहा है, ये भाग गया, अब वो मेरे पास आ रहा है। उसको मेरे को कंपनसेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए भाई? फर्म है भाई, इसके जो भी हरकत है उन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसके भी जो भी हरकत है मैं जिम्मेदार हूं। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम। बिजनेस कैरी कौन कर रहा है? कोई भी कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? सबके लिए कर रहे हैं। जो भी वो एक्ट कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, इसलिए सभी जिम्मेदार रहेंगे। इसीलिए इससे ये निकल कर आता है क्या कि भैया पार्टनर जो है आपस में, इनके बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट समझते हो ना? एजेंट, ठीक है। एजेंट मतलब आपने, अगर आप मेरे एजेंट हो, आपने कहीं कुछ काम किया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हो? मैं जिम्मेदार, ठीक है। बात समझ आ रहा है? प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है इस पर्टिकुलर, इसके मतलब क्लॉज के हिसाब से। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पार्टनरशिप देखो, पहले तो थियोरेटिकली समझो पार्टनरशिप होता क्या है,
उसके बाद अकाउंटिंग वगैरह जाएंगे, पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप समझ लो कि पार्टनरशिप में हो क्या रहा है। पहला चीज़ क्या है, 2 लोग चाहिए। 2 लोग कैसे चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब पगले नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए और माइनर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, एग्रीमेंट जो है इनके बीच में एग्रीमेंट होगा। कैसा एग्रीमेंट होगा, ओरल या रिटर्न होगा। तीसरा क्या है, लॉफुल बिजनेस का बात करेंगे यहाँ पे, सुपारी उपारी का बात नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, ठीक है। और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। एनी ऑफ देम मतलब कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके एक्शंस के लिए बाकी पार्टनर्स भी जिम्मेदार रहेंगे। इसी से क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, ठीक है, इनके बीच में, हाँ, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। नेक्स्ट है अधिकार। पार्टनरशिप में क्या क्या पार्टनर्स के राइट्स होते हैं ये अपन देखते हैं, ठीक है। इसे जाने से पहले वापस से चलते हैं यार। पहला चीज बताओ, सबसे पहले चीज क्या पढ़े अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट लीगल एंटिटी, दूसरा डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर गवर्न बाय एग्रीमेंट या फिर एक्ट। कौन सा एक्ट, 1932, ठीक है। फिर ओरल और रिटर्न था, ठीक है। उसके बाद क्या उसके बाद और भी था यार, मेरे को लग रहा है 2 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब चीजें, ठीक है, पढ़ेंगे फिर बाद में। चलो राइट्स, अधिकार, क्या क्या अधिकार है भैया। सबसे पहला बात क्या है, पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम तीनों पार्टनर थे, हमारा बिजनेस है, ये बोल रहा है भैया मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट कर, मैं भी सामान खरीद के लाना चाहता हूँ, नहीं इसको इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको एंटरटेन नहीं कर, नहीं तुम मत लाओ, तो ये क्या कोई पार्टनरशिप हो गया। ये बोलेगा कि भैया तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा, मस्ती मत करो, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ठीक है, हिसाब से मेरा अधिकार है मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करूं। कंसल्टेड मतलब क्या है, कंसल्टेड, कंसल्ट मतलब सलाह, ठीक। तो क्या कंसल्टेंट मतलब, भाई धंधा चल रहा है मैं और ये कर ले रहे हैं, इससे कुछ पूछताछ ही नहीं कर रहे, इससे कुछ पूछ पाछ नहीं रहे, बोल रहा ऐसे थोड़ी होता है यार, मेरे से भी कंसल्ट करो यार, मेरे से भी कंसल्ट, मेरा अधिकार है, मेरे से बिना कंसल्ट किए आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। चेयर बेचना है, खुद ही कोई भी रेट में बेच दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताओ, मैं बताऊंगा। टेक डिसीजन, भैया हर पार्टनर का अधिकार है वो डिसीजन भी ले, ठीक है। जो भी देखो, एक व्यक्ति अगर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो खुद ही वो डिसीजन ले लेता है, लेकिन अगर जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे मीटिंग होगा और उसके हिसाब से फिर मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन होगा। तो हर पार्टनर अपना डिसीजन दे सकता है, उसको माने ना माने अलग बात है, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी रूल करेगा ना कोई भी चीज़। नेक्स्ट क्या है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म। अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। शेयर क्या क्या, प्रॉफिट्स एंड लॉस। इंस्पेक्ट क्या क्या इंस्पेक्ट करेगा, क्या काम हो रहा है, हाँ अकाउंटिंग, हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो भी आप हिसाब किताब करे हो आपका अकाउंटिंग चेक कर सकता है पार्टनर। दूसरा अलाउ एडमिशन, मतलब है ना, कोई 3 पार्टनर है, अभी और 3 पार्टनर को जोड़ना है, इसको बिना पूछे ही जोड़ दे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। एडमिशन के लिए क्या चाहिए आपको, कंसेंट चाहिए ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। किसी भी एक व्यक्ति को अगर किसी तरीके का, क्या हो गया, पानी गिर रहा है वहां से, ठीक है, थोड़ा सा साइड हो जाओ अभी, ठीक है। किसी भी एक व्यक्ति को अगर सहमत नहीं है, अगर किसी को पार्टनर में लाना है उसको, ठीक है, तो वो डिनाई कर सकता है और वो फिर एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो भैया यहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए, और रिटायर कर सकता है भाई विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी का सहमति लेके वो रिटायर भी करना चाहे तो कर सकता है। भैया बोलेगा नहीं करना आप लोग से धंधा पानी, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है, रिटायर कर सकता है, उसके लिए भी सभी का कंसेंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस अगले दिन से गायब हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है, बात क्लियर है। अधिकार क्या क्या है भैया, पार्टिसिपेट करना है, बिजनेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंसल्ट करना है, उससे बातचीत करना है, और डिसीजन भी ले सकता है। फिर क्या है,
इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन दिया है तो ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट्स एंड लॉस मिलेगा, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एडमिशन और रिटायरमेंट में कंसेंट देना रहेगा। बिना कंसेंट के कोई ऐड हो सकता है क्या? मान के चलो 10 पार्टनर है, 9 पार्टनर बोल रहे हैं कि भैया और एक 11वें को लेकर आएंगे, और एक पार्टनर बोल रहा है नहीं लेकर आएंगे, फिर भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कंसेंट नहीं, इसमें मेजॉरिटी नहीं चलता, इसमें ऑल पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए एडमिशन के लिए, और रिटायरमेंट के लिए भी वैसे ही। ठीक है। डीड क्या होता है? डीड मतलब बेसिकली क्या है? एग्रीमेंट ही है। डीड मतलब एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो अपन एक लाइव जो डीड है वो पढ़ के देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें होते हैं। ज़्यादा नहीं बचा है अपने पास और कुछ करने को। चलो, ये है डीड अपना। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हो स्टैम्प पेपर में सरकारी डॉक्यूमेंट होता है स्टैम्प पेपर, इसमें इसको बनाया जाता है। क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पार्टी तेजराम और ऊनीताई, क्या अजीब टाइप का नाम है। ठीक है, तो जो भी है, जो भी हमको मिला है हम देख लिए, ये मेरा क्लाइंट है नहीं वैसे। तो ये डीड में क्या क्या चीज़ रहता है? पहला चीज़ क्या दिख रहा है आपको? पहला चीज़ क्या दिख रहा है? फोटो मत बोलना। पहला चीज़ सबसे ऊपर क्या दिख रहा है भाई? पार्टनरशिप डीड के नीचे क्या दिख रहा है? ठीक है, सबसे पहले डेट रहेगा, किस दिन आप पार्टनरशिप डीड जो है, एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक, तो इसके बारे में फर्स्ट पार्टी का पूरा डिटेल है यहाँ पे। फिर अब देखो ये हस्बैंड वाइफ ही है ना, हस्बैंड वाइफ भी आपस में पार्टनरशिप बनाकर चल रहे हैं, फिर भी ये लोग क्या है, ओरल नहीं, इन्होंने रिटर्न रखा हुआ है, क्या पता कौन भाग जाए। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, अगला ये पढ़ते हैं। ये क्या दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या बता रहा है? Whereas all the parties to the deed have considered it profitable to themselves engage in a business of work contract, fabrication of articles, metals, hardware products, trading of steel, other partnership for the mutual benefit of all under the name and style of measures Tej Metal Works by contributing the required finance। तो क्या है? दो पार्टनर का डिटेल है और क्या है? फर्म का नाम है। हर फर्म का अपना एक नाम होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग लीगल एंटिटी है, नाम रहेगा इसका जरूर से। अब यहाँ पे वही है, पॉइंट्स में दिया हुआ है। पहला वही है, डेट है, दूसरा है नाम, तीसरा क्या है? तीसरा सॉरी वही है इसमें, तीसरा तो यही है बेसिकली, प्रिंसिपल प्लेस, एड्रेस है। ये क्या है? एड्रेस है। कहाँ पे है ये? रायपुर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या बताओ, क्या दिख रहा है? थर्ड, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या क्या है? डेट, फर्म का नेम, एड्रेस और नेचर ऑफ बिजनेस। और क्या है? पार्टनरशिप शैल बी टर्मिनेबल। टर्मिनेबल मतलब टर्मिनेट करना, खत्म करना। टर्मिनेट कब होगा? एट विल। एट विल मतलब जब मन करेगा तब। ठीक है, या फिर ऐसे भी लोग रख सकते हैं कि 1 साल बाद या ये बिजनेस करने के बाद, ये सीजन के बाद, ऐसे भी ये लोग कर सकते हैं। बट इन्होंने एट विल रखा, जब मन करेगा तब बिजनेस बंद करेंगे, ऑप्शन रहता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में। फिर क्या बता रहा है अगला पॉइंट? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, सिंपल इंटरेस्ट रिलेवेंट ऑन द क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। क्रेडिट बैलेंस किसका? क्रेडिट बैलेंस जो भी पार्टनर है वो पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिजनेस में पैसा लगाएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में उसको क्या दिया जाएगा? ब्याज देंगे। भैया पैसा दे रहा है तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, समझा रहा है? फिर हाउएवर बता रहा है, व्हेन देयर इज लॉस, अगर बिजनेस में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर भी देंगे क्या? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, अपने अपने जो टेक्स्ट बुक रहेगा उसमें क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। ठीक है, क्या बता रहा है? हाउएवर व्हेन देयर इज अ लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देन सच नो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल टू पार्टनरशिप। इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अभी आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको। और बता रहा है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ही नहीं है। ठीक है, जितना इंटरेस्ट देना था उतना पैसा कमाए ही नहीं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल शैल बी डिसाइडेड बाय पार्टनर्स
बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% जो है चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से, वो लोग जो भी डिसाइड करेंगे बता रहे। क्लियर है बात, समझ आ रहा है? बताओ अभी तक क्या क्या देखे डीड में, क्या क्या देखे? पहला डेट देखे, दूसरा नेम, तीसरा एड्रेस, फिर नेचर, फिर इंटरेस्ट और टर्मिनेशन, 6 पॉइंट। ठीक, आगे देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टनर विल बी वर्किंग पार्टनर बता रहा है। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन पार्टनर वर्क करेगा, उनको क्या सैलरी दिया जाएगा, ये सब चीजें यहाँ पे है। रेम्युनरेशन, बेसिकली वर्किंग है तो रेम्युनरेशन की बात होगा। ये देखो रेम्युनरेशन, पूरा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या पॉइंट्स जो है एक डीड में होते हैं। फिर क्या है, ये क्या है बताओ, ये टेबल देख के क्या समझ में आ रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, कितना कितना 50-50%। ठीक है, ये भी रहेगा डीड में। ठीक है, बाकी चीजें रेलेवेंट नहीं है, इतना ही चीजें अपन देख के चलते हैं। और लास्टली क्या है आपका, विटनेस वगैरह रहेगा, साइनिंग वगैरह करेंगे, विटनेस रहेगा, डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट होगा तो कौन से कोर्ट पे जाएंगे, ये सब चीजें बात यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलो अब बताओ, आप लोग बताओ क्या क्या चीज देखे अपन डीड में? पहला डेट, दूसरा एड्रेस, एड्रेस देखे पहले, नेम पार्टनर का डिटेल, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, टर्मिनेशन, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, डिस्प्यूट वाला इतना काफ़ी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बिल्कुल अपने को याद रहना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ डीड, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वहाँ से पढ़ने से अच्छा अपने को यहाँ से याद हो गया। ठीक है, चलो अच्छा एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं यार, क्या पढ़े? सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला बात अपन क्या पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में? लीगल। अच्छा मेरे को कोई भी एक जन पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताएगा क्या? डेफिनेशन याद है किसी को? हाँ, कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 4, गुड। चलो 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, दूसरा देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, 4 पॉइंट्स है, ब्रेक डाउन करना है डेफिनेशन को। ठीक है, पहला क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, विद हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। थर्ड पॉइंट कैरिड ऑन बाय ऑल, और लास्ट पॉइंट एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? क्या रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो ये नहीं बोल सकता मैं नहीं जानता। जैसे आप दोस्त यार लोग में होता है, वो बोला था भाई पैसे देने के लिए, वो केक के लिए मैं दे दिया उसको, केक भी नहीं लाए, पैसे खा गए, मैं नहीं जानता भाई। होता है ये सब चीज़ें, होता है। हाँ, दोस्ती यारी में झगड़ा लड़ाई जो हो जाता है उसमें यही होता है ना, कि भैया हम नहीं जानते तुम देखो। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहेगा उसमें। क्लियर है बात?